मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जैसे कि आप जानते हो, हमने हेल्थ सीरीज़ में एक वीडियो अपलोड किया था ईटिंग हैबिट्स, यानी आयुर्वेद के अनुसार आहार पद्धति। तो उसी पे ही कुछ मुझे कमेंट्स आए थे, कुछ आंटीज़ के कमेंट्स आए थे कि स्पेशल बच्चों के लिए ऐसी कौन सी आयुर्वेद के अनुसार आहार पद्धति है क्या। तो इसीलिए आज मैं लेने आया हूँ डॉक्टर नीलेश अंकल, इनका इंटरव्यू। ये बाल रोग तज्ञ है स्पेशल। तो चलो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन है जिसमें आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, और सब्सक्राइब का बटन आया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नीलेश अंकल, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आयुर्वेद के अनुसार क्या ऐसी एक स्पेशल पद्धति है, आहार पद्धति, जिससे बच्चों को प्रोटीन मिल पाएगा। सबसे पहले तो तुम्हारे इस चैनल के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि वीर जो है वो काफ़ी मेहनत ले रहा है और आप तक सब तक कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले जो अभी वीर का जो क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए कौन कौन सी आहार के नियमों की पद्धतियाँ है कि जो अच्छी है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद जो है ये हमारा भारतवर्ष का सबसे प्राचीन और उपयुक्त ग्रंथ है, और जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई है कि जो आहार विधि विशेषायतन, अष्टो आहार विधि विशेषायतन नाम से जानी जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ काश्यप संहिता है, जो बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया एक ग्रंथ है, और जिसमें आहार को महाभेषज कहा गया है। मतलब हम आमतौर पर देखते हैं कि दवाइयाँ हम तभी लेते हैं कि जब हम बीमार होते हैं। तो काश्यप का एक यह विचार है कि आहार को ही उन्होंने महाभेषज कहा गया है कि उनके हिसाब से अगर बच्चों में आहार की मात्रा, काल, विचार, प्रकृति के अनुसार जो देना है वो अगर सही ढंग से दिया जाए तो वह एक तरह से महाभेषज ही कहलाएगा और महाभेषज की तरह काम करेगा। मतलब बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। तो अगर अष्टो आहार विधि विशेषायतन की बात की जाए तो इसमें 8 प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आचार्य चरक ने दिए हैं, जो प्रकृति, काल, राशि, देश, इन सभी अलग अलग तरीक़ों में डिवाइड होते हैं। तो आपको अगर सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूँ तो उसमें जैसे कि काल विचार, कि किस काल में क्या खाना चाहिए। जैसे अभी यह काल जो है वो वर्षा का काल है, तो इस काल में स्वाभाविकता आयुर्वेद का यह मानना है कि अपनी जो डाइजेस्टिव फायर है, मतलब अग्नि जिसको कहते हैं, वो मंद हो जाती है। तो उस हिसाब से डाइट रहना चाहिए। मान लीजिए आप कोई चूल्हा जला रहे हो और उस पर आप गीली लकड़ी को डालोगे तो वो जलने में काफ़ी देर लगेगा। वही आप अगर सूखी लकड़ियाँ डालोगे तो वो जल्दी जल जाएगी। तो उसी तरह का आयुर्वेद का विचार है कि आप जो है वो इस ऋतु में, इस सीज़न में जो है वो ऐसी आहार की अलग अलग वैरायटीज़ लेनी चाहिए कि जिससे कि वो पचने में सुलभ हो, लघु हो, और लघु होने के बावजूद भी वो ग्रहण करने वाली हो, मतलब पोषण करने वाली हो। तो ऐसे आयुर्वेद में बहुत सारी आहार की पद्धतियाँ एक्सप्लेन की गई है। दूसरा एक बहुत अच्छा नियम जो आयुर्वेद बताता है कि त्रिभाग सोहित्य जो है वो खाना चाहिए। त्रिभाग सोहित्य, या इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए आपके स्टमक के हम अगर 4 सेक्शन किए जाए तो उसमें के 2 भाग जो है वो अन्न के लिए रखने चाहिए, 1 भाग जो है वो पानी के लिए रखना चाहिए, और 1 भाग जो है वो वायु विचरण के लिए रखा जाना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद का मानना है। तो वायु विचरण मतलब क्या, कि एक भाग अगर हम खाली रखते हैं, एक सेक्शन हमारे आमाशय का, जिसे हम आमाशय बोलते हैं, स्टमक जिसको हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं, तो वो अगर रखा जाएगा तो डाइजेशन जो है वो अच्छी तरह से होगा। मान लीजिए आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है और आपने भरपेट खा ली, तो जिस दिन आप कोई चीज़ को भरपेट खा लेते हो तो स्वाभाविकता ही दूसरे दिन आपको वो पचने में दिक्कत जाती है, क्योंकि आपने वो भरपेट खा लिया है, तो अब उसका पचन या डाइजेशन जो है ठीक तरह से नहीं होगा। आयुर्वेद का यही विचार है कि आप जो भी चीज़ खाओगे वो त्रिभाग स्वरूप में खाना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है आयुर्वेद का, वो है कि विरुद्ध आहार अगर हमारे खाने में है, मान लीजिए कि आप
ऐसी चीज़ें खा रहे हो कॉम्बिनेशन में कि जो खानी नहीं चाहिए। जैसे कि एक सादा उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे आप दूध के साथ केला अगर खा रहे हो तो वो आयुर्वेद में विरुद्ध आहार की कैटेगरी में आता है। या फिर आप तरह तरह के मिल्क शेक जूस जो मिल्क शेक नाम से जाने जाते हैं या शेक्स के नाम से जाने जाते हैं जूस, तो वो जो है जूस अलग है, शेक अलग है। जूस आप ले सकते हो, जूस में कोई आप मिल्क अगर नहीं डालते हो तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन जब वो मिल्क के साथ में एड ऑन होता है तो उसे हम शेक या टर्मिनोलॉजी देते हैं। तो ये हमारे सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये विरुद्ध आहार की कैटेगरी में आता है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण जो नियम है या जिसको हम कहेंगे कि रेगुलेशन है जो आयुर्वेद में फॉलो किया जा सकता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे विचार हैं जिसमें हमारी अग्नि के अकॉर्डिंग हमें खाना चाहिए, ऋतु के अनुसार खाना चाहिए, काल के अनुसार हम खाना चाहिए, राशि कितना कितना क्वांटिटी में आहार होना चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है। और वो क्वांटिटी हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो है वो अलग अलग होती है। किसी की प्रकृति के अनुसार उसकी 2 रोटी की क्वांटिटी है तो उसके 2 रोटी जानी चाहिए, ना कि वो अगर 3 रोटी खाएगा, ज़्यादा डाइट लेगा तो स्वाभाविकता ओबेसिटी बढ़ेगी। जिसकी उतनी क्वांटिटी है उससे कम खाएगा तो स्वाभाविकता उसमें जो है वो कार्श या फिर वीकनेस, उसका जो वेट गेन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इस तरह से आयुर्वेद में काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैंने आज आपके साथ शेयर की। पानी का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है आयुर्वेद में कि पानी आप जो है वो कोष्ण जल पीना चाहिए। ऐसा कहा कोष्ण जल मतलब वो गुनगुना होना चाहिए। आप ना उसको ज़्यादा ठंडा, कोई भी ऋतु हो, कोई भी सीज़न हो, आप जो भी पानी पियोगे वो फ्रिज का नहीं होना चाहिए, ना ही वो काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। वो कोष्ण जल नाम से जाना जाता है आयुर्वेद में, कि जो पीने से जो है वो पचन क्रिया जो है वो अच्छी करेगा। तो इस तरह से आयुर्वेद में बहुत सारे आहार के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो मैंने आज इनके साथ शेयर किया। तो नीलेश अंकल, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि हमें पता ही है कि जो नॉनवेज होता है वो प्रोटीन रिच होता है, लेकिन जो वेज बच्चे होते हैं उनके लिए आप कोई अल्टरनेटिव बताओगे? ओके, सो वीर का कहना यह है कि हमें ऐसी कुछ अल्टरनेटिव प्रोटीन डाइट रेसिपीज़ या थेरेपीज़ बताइए कि जो आयुर्वेद में बताई गई हो और जो प्रोटीन रिच हो। तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बार हम देखते हैं कि सभी प्रकार की जो दालें हैं या जिसको हम पल्सेस कहते हैं वो प्रोटीन रिच होती है, लेकिन आयुर्वेद का जो ग्रंथ करता है उन्होंने कहा है कि सभी प्रकार की दालें जो है वो प्रोटीन रिच तो होती है, लेकिन उन सभी दालों में जो है वो मूंग की दाल जो है उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। जैसे मान लीजिए हम बहुत कम बार हमारी खाने में जो है वो मूंग की दाल का उपयोग करते हैं, लेकिन मूंग की दाल की खिचड़ी हो, मूंग की दाल का सूप हो, मूंग की दाल के सारे प्रकार के जो है वो आप अन्न की वैरायटीज़ हो, उसको हम बना के खा सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मूंग दाल का उपयोग करें, तो उसमें काफ़ी अच्छे प्रमाण में प्रोटीन मिलता है। दूसरा है कि जैसे मूंगफली है, मूंगफली के गुड़ के साथ लड्डू बना के हम खा सकते हैं, तो उससे बच्चों को खाने में भी इंटरेस्ट आएगा और उनका जो है प्रोटीन का कंटेंट भी अच्छी तरह से बन पाएगा। तीसरा और अच्छा एक सॉल्यूशन जो होता है कि सोयाबीन जो हमारे यहाँ बहुत सारे प्रमाण में उपलब्ध होता है आज, तो सोयाबीन की जो पाउडर है वो हम क्या करें कि आटे में उसको मिला लें, तो आटे में मिलाने के बाद में उसकी जो है वो रोटी बनेगी। तो इसके साथ हम ना सोयाबीन पाउडर के साथ साथ हम मूंग दाल की पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा प्रमाण में अगर सभी दालों का प्रमाण एक निश्चित किया जाए तो वो सारी दालों का पाउडर का प्रमाण और ये सोयाबीन की पाउडर और आटा, इस तरह से एक अच्छी रोटी जो है वो बनेगी जो प्रोटीन रिच रोटी कहा जा सकता है जिसको। तो वो एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास में है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को या फिर पेरेंट्स को भी ये पता नहीं है कि दूध जो है वो ये दूध भी अच्छा प्रोटीन का रिच सोर्स है, लेकिन दूध को किस तरह से लेना चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि दूध में आप आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा चलन जो है वो इस तरह का है कि मार्केट प्रिपरेशन जो है वो दूध में डालकर हम बच्चों को पिलाते हैं। तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि हमारे घर में जो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है उसमें अगर आप आदत लगा दें बच्चों कि सौंठ जो है जिसको हम सौंठ बोलते हैं वो है या हल्दी है, थोड़ा थोड़ा प्रमाण में आप उसका जो है वो उपयोग करें
ताकि बच्चों में जो है उससे दूध के साथ प्रोटीन भी जाएगा और उसकी डाइजेशन की प्रक्रिया भी बहुत अच्छी तरह से होगी, क्योंकि सौंठ जो है वो पाचन प्रक्रिया में ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है हम लोगों को। हल्दी जो है वो सभी बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करने में जो है वो उपयुक्त मानी जाती है। हल्दी में बहुत सारे गुण हैं जो डाइजेशन के लिए उपयुक्त होते हैं, और दूध तो बहुत अच्छा प्रोटीन का रिच सोर्स माना जाता है। दूध कौन सा लेना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी अगर उपलब्धता ही नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर है आपके पास अवेलेबिलिटी है तो गाय का दूध जो है वो सबसे बेस्ट माना गया है आयुर्वेद में। और गाय का दूध जो है वो लघु है तो पचने में अच्छा है, और इसके अलावा जो है वो भ्रूण कारक है, मतलब वजन बढ़ाने में, बच्चों का पोषण करने में जो है बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। इस तरह से हम अगर उसका उपयोग करेंगे तो वो अच्छी तरह से जाएगा। इसके अलावा अगर प्रोटीन का जो रिच सोर्स होता है वो सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स में बहुत ही प्रचुर मात्रा में हमें प्रोटीन जो है वो मिलेगा। तो जिसमें आप काजू हो, बादाम हो, किशमिश हो, बहुत सारी वैरायटीज़ है, वो उसकी पसंद के अनुसार बच्चे की आप उसको खिलाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि अगर बच्चे का डाइजेस्टिव फायर अच्छा है तो आप उसकी क्वांटिटी उसको निश्चित कीजिए कि भैया आप 4 काजू 4 बादाम दे रहे हो, और अगर उसको पच रहा है तो बात सही है। हम क्या कर लेते हैं कि हम ज़्यादा प्रमाण में जब ड्राई फ्रूट दे देते हैं तो बच्चों में वो बहुत बार पचता नहीं है, जिससे कि उसको डायरिया, लूज मोशन हो जाते हैं। तो ऐसा ना करते हुए धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाए, या फिर उसकी क्वांटिटी निश्चित करें कि इसको 2 काजू की ज़रूरत है, या 1 काजू 1 बादाम और 2-4 किशमिश जो है वो दे दे, ताकि जो है प्रोटीन का भी कंटेंट उसको मिले और उसकी भूख भी, पेट भी भर जाए और उसका भ्रूण भी हो जाए। तो इस तरह से प्रोटीन के जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन जो है हमारे पास उपलब्ध है, तो जिसको हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यह रहा आपका दूसरे सवाल का जवाब। मेरा थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने तो देखा ही होगा कि बच्चे जंक फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं प्रोटीन को छोड़ के। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जंक फूड के अलावा प्रोटीन में उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? ओके, सो वीर का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है कि अगर बच्चों की इच्छा तो होगी ही कि उन्हें जंक फूड जो है वो खाने की बड़ी इच्छा रहती है, वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो ऐसे कौन से जंक फूड के वेरिएंट्स हैं कि जो हम उनको खिला भी सकते हैं और वो उनके लिए पौष्टिक भी हो और उनकी हेल्थ भी बनी रहे। सो इस पर कुछ चीज़ों की तरफ हम अगर ध्यान दें तो शायद हमें बहुत अच्छे से उसका जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं अपने पेशेंट जो आते हैं मेरे पास, तो उनकी पेरेंट्स को जो अक्सर बताता हूँ कि बच्चों को ऐसी चीज़ें ज़्यादातर अट्रैक्ट करती है कि जो खाने में बहुत टेस्टी हो और उनका पैकिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से बनाएगा। मान लीजिए कुरकुरे जो है वो कोई भी, मतलब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप खाते हो तो वो बच्चों को टेस्टी लगती है। तो उसी तरह का फॉर्मेट अगर मान लीजिए आपने रोटी जो है वो उसी तरह की तवा पे जो है वो, जब भी आप रोटी बनाते हो तो उसको कड़क जो है बनाएंगे, अच्छी तरह से भुनेंगे तो वो उसके जो कट्स है वो कर सकते हैं, और वो किसी भी अच्छे से पैकिंग में मान लीजिए भर दिए, या फिर एक डब्बे में अगर हम उनको रख दिए तो वो बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं कि ये देखो भाई एक अच्छी तरह की वैरायटी जो है वो रोटी की बनाई है, इसके अलग अलग ट्रायंगल्स हम बनाएंगे जो कड़क हो, उसके साथ सॉल्ट या फिर थोड़ा सा जो मसाला वगैरह थोड़ा जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे तीखा, थोड़ा हल्का तीखा और हल्का नमक वगैरह डाल के, जिस तरह का जो है वो टेस्ट पैकेड फूड आइटम्स में आता है उस तरह का टेस्ट हम उस रोटी को दे दें, तो बच्चों को निश्चित जो है वो ऐसे इस तरह की रोटी जो है वो जो कड़क बनी होगी वो रोटी का कुरकुरा हम अच्छी तरह से बना सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल हो सकता है या करवा सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पहले सवाल के जवाब में बताया था कि मूंग दाल जो है बहुत अच्छी से बच्चों का जो है पोषण कर सकती है या हमारे पेट का जो है वो ख्याल रखती है। तो हम मूंग दाल की कचौरी बनाएं तो उसके कारण जो है वो कचौरी भी खाने की जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी और बच्चे को जो है वो मूंग दाल भी पेट में चली जाएगी, तो उसका जो है वो पोषण भी बना रहेगा और दूसरा चीज़ उसका पेट भी खराब नहीं होगा। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो वो हफ्ते में 1 या 2 बार खाने के लिए अलाउड है या खा सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप कचौरी भी जब भी बनाओगे तो सिर्फ उसमें मूंग दाल नहीं बाकी सारे भी इंग्रेडिएंट्स आएंगे कि जो हो सकता है कि बच्चे की सेहत के लिए
सही ना हो, तो हफ्ते में 1 या 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे जंक फूड के वेरिएंट जो है यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है बाजरी है, ज्वारी है, इस तरह के जो डाइट्स हमारे पुराने ज़माने में जो लोग ज़्यादातर यूज़ करते थे, जो आजकल हमारे डाइट से जो है वो दूर हो गए या फिर बिल्कुल भी जो है हम यूज़ नहीं करते। तो ज्वारी या बाजरे की रोटी, छोटे छोटे रोटी के जो सर्कल्स है वो बना के वो बच्चों को खिलाए, वो गुड़ के साथ खिलाए, वो अलग अलग तरीके से उसकी डिशेज बना सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे तो बहुत सारी डिशेस आपको अवेलेबल मिल जाएगी कि ज्वारी या बाजरे की आप वैरायटी के तौर पर बच्चों को खिलाए, उनको आदत लगाए। गेहूं की रोटी के बजाय अगर आप ज्वारी और बाजरे की रोटी जो है वो दिन के खाने में एक बार में रखोगे तो निश्चित बच्चों पे वो उनकी रुचि भी बनी रहेगी और उनका पोषण भी होगा। तीसरा या चौथा फॉर्म हम जो बोलते हैं कि यूज़ कर सकते हैं जंक फूड में, जो है वो काफ़ी तरह के मिलेट्स जो है वो मार्केट में अभी अवेलेबल है और उनकी अलग अलग तरीके की डिशेस हम बना सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन अभी मुझे जो ध्यान में आया है वो भी मैं बता सकता हूँ कि जैसे हम अक्सर हमारे घर में बच्चों को अगर कोई समोसा खाने की इच्छा होती है तो समोसा में आप बहुत सारे जो वेजिटेबल्स आप डाल दो, वेजिटेबल्स का बनाया हुआ जो मिश्रण है वो तैयार करो और वो उसमें भर दो, तो बच्चों को उस बहाने से वेजिटेबल्स भी पेट में चले जाएंगे और उनको समोसा भी खाने की इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा एक आयुर्वेद में वनस्पति है जिसका नाम है विडंग। तो विडंग के पत्ते जो है ये कृमिघ्न कहे गए, मतलब वो बच्चों के पेट के आँत में जो कीड़े होते हैं जिनको हम वर्म्स कहते हैं, कृमि जिनको कहते हैं, वो ख़त्म करने में या उनको मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वो विडंग की जो पत्तियां है उसके अगर हम पकोड़े बना दें बच्चों को, वो पत्ते जो है वो बेसन के साथ में मिक्स करके उसके अगर पकोड़े बनाए जाए तो बच्चों का टेस्टी भी लगते हैं और बच्चों को खाने में भी आनंद आता है और उस बहाने से उनके पेट में वो कृमिघ्न वनस्पति भी चली जाती है जिससे कि पेट के जो जिनको हम कीड़े कहते हैं, वो सिर्फ बोलचाल की भाषा में कीड़े कहते हैं, वर्म्स कहा जाता है, कृमि कहा जाता है, मराठी में उसको जंत कहते हैं, तो वो जो है वो पेट के ख़त्म होने में भी हेल्प हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी जंक फूड की वैरायटीज़ जो है वो हम आयुर्वेद की दृष्टि से कहे या फिर डाइजेशन के हिसाब से, उसके पोषण के हिसाब से अगर इनका उपयोग किया जाएगा तो बच्चों के सेहत के लिए निश्चित ही उसका फायदा होगा। तो गाइज ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। थैंक यू।